Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to understand the concept of risk in international business. Last video में we understood the concept of risk, causes and the management of the risk, whereby we understood कि risk क्या होता है. Risk is basically the variability in expected return. That means कि अगर आपके रिटर्न्स जो हैं वो वेरी करते हैं तो वो क्या होता है, इट इज़ अ केस ऑफ द रिस्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आपका प्रॉफिट जो है इस मंथ में 1,00,000 रुपीज़ का होगा, बट वो प्रॉफिट ना होके फॉर एग्जाम्पल लॉस ही हो गया 10,000 रुपीज़ का, या फिर प्रॉफिट 80,000 रुपीज़ का हो गया. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द रिस्क एंड द रीज़न इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. So you can visit to the last video for more detailed information of the risk. अब in addition to this basic risk जो हम domestic boundaries में face करते हैं, there are certain additional risk जो कि incorporate होते हैं अगर हम international trade के अंदर involved होते हैं. So that we are going to understand कि कौन कौन से additional risk हैं over and above the previous video that we did in the last time. Now, international business faces additional risk as compared to the home trade or domestic business. As I've already told you कि अगर आपका एक domestic operation है तो basic risk होते हैं, जैसे loss by fire, loss by theft, कोई natural calamity की वजह से risk है, या फिर कोई changes in the demand and preferences की वजह से risk है. तो ऐसे risk जो होते हैं वो basic risk होते हैं जो आपकी domestic concern हर एक business जो है वो उसको face करता है. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में होने की वजह से आपको कुछ एडिशनल रिस्क फेस करने पड़ते हैं. व्हाट इज बेसिकली द कंसेप्ट? इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय सम इन अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन. कि आपको कोई लॉस की पॉसिबिलिटी है. रीजन क्या हो सकता है? कुछ भी अनडिजायरेबल या अनफेवरेबल हो गया इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन में. Degree of such risk, that is international business risk, differ from company to company and country to country. तो ऐसे रिस्क का जो प्रपोर्शन है, जो परसेंटेज है, वो वेरी करेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी क्या है और आप कौन सी कंट्री के अंदर डील कर रहे हो. So next we are going to understand that what are the different types of risk in international business. सी फर्स्ट आपका रिस्क कौन सा होता है? पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट आइडियोलॉजीज या गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से जो भी रिस्क आपको फेस करना पड़ता है या लॉस फेस करना पड़ता है विच नेगेटिवली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द फॉरेन कंपनी इज नोन एज द पॉलिटिकल रिस्क. नाउ what is being mentioned here is it is the uncertainty associated with political events in the host country. अब host country का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उसका एक तो होगा हेड ऑफिस. फॉर एग्जांपल उसका हेड ऑफिस जो है वो USA में है और वो एक MNC है जिसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन जो है n नंबर ऑफ कंट्रीज में है. तो ये सारी कंट्रीज को हम मिलकर क्या बोलेंगे? होस्ट कंट्रीज. सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि होस्ट कंट्री यानी कि जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ जो अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल रिस्क. अब क्या हो सकता है? गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, दैट और वॉर हो सकती है बिटवीन टू कंट्री. फॉर एग्जाम्पल आप आजकल देख रहे होगे कि ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक एवरीवन इज ब्लेमिंग ऑन चाइना एंड देयर आर सर्टेन न्यूज़ कि जितनी भी कंपनीज हैं वो चाइना में प्रोडक्शन करती थी वो अपने प्लेस ऑफ बिजनेस को वहाँ से हटा के वो दूसरी कंट्री एंड पर्टिकुलरली इंडिया में शिफ्ट करना चाहती हैं. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द कंसेप्ट. सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्लॉकेज ऑफ फंड्स एंड नो रिपाट्रिएशन. इसका मतलब क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल देती है कि अगर आपका हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस जो है आपका हमारी कंट्री में है तो जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आप उसको वहाँ पर ही रिटेन करके रखोगे. आप उस फंड को रिपाट्रिएट यानी कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अपनी हेड ऑफिस कंट्री के अंदर.
नेक्स्ट क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉरेन कंपनी. दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क, जहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो होस्ट कंट्री में गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जितना भी कंट्रोल है, दो आप एक एमएनसी हो, दो आप एक फॉरेन कंपनी हो, लेकिन उसका जो मेजॉरिटी कंट्रोल है वो डोमेस्टिक पीपल के पास होना चाहिए, वो हमारी कंट्री के लोगों के पास होना चाहिए. तो दैट मीन्स कि कम से कम 51% ऑफ द शेयर होल्डर्स जो हैं वो इंडियन होने चाहिए, तो कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क. एंड नेक्स्ट इज द बेसिक कंसेप्ट की डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के restrictions, quota restrictions जो लगाती है गवर्नमेंट. that is again the one of the risk in the international business or trade. नेक्स्ट रिस्क इंटरनेशनल ट्रेड में किस वजह से होता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द एक्सचेंज रिस्क. नाउ ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रिस्क होता है. एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रेट होता है जिसपे दो करेंसीज को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. द रेट एट विच करेंसीज आर बीइंग एक्सचेंज्ड. For example, if a person borrows some amount in dollars and has to pay back in dollars, he is exposed to risk of change in exchange rate. If dollars strengthen, he lose and vice versa. This profit or loss is not due to interest factor but due to change in the exchange rate. Now देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अमाउंट जो है वो बोरो करा है डॉलर में और मुझे वापस पे भी डॉलर में करना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो रिस्क होगा, जो सबसे ज़्यादा खतरा होगा, जो मुझे लॉस हो सकता है इन एडिशन टू व्हाट आई एम पेइंग इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट, इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है तो मुझे और एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर रिटर्निंग दैट फंड, एंड वाइस वर्सा. अगर वो वीक हो जाता है तो मेरा बेनिफिट है. सो ये जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये इंटरेस्ट की वजह से नहीं है. इट इज एन एडिशनल बर्डन ऑन माई शोल्डर ड्यू टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. सो दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न व्हेन यू आर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, के एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट होने की वजह से जो आपके यू इनकर सम प्रॉफिट और लॉस. क्रेडिट रिस्क क्या होता है, बेसिकली इसमें द कंसेप्ट इज कि सिंस आप एक एक्सटर्नल पार्टी के साथ डील कर रहे हो जो कि एक फॉरेन कंट्री के अंदर लोकेटेड है, सो यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट हिज क्रेडिबिलिटी. ठीक है, आप उतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते उसकी जितनी आप एक ऐसे पार्टी की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो अगर वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री में होती. सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क, दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द पर्सन with whom you are dealing is questionable. So what is being mentioned here, credit worthiness of parties involved, that is both exporter and importer, is unknown in case of the foreign country. When foreign buyer or party goes bankrupt, an Indian exporter faces great loss. So there, अगर आपका एक्सटर्नल पार्टी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो देर इज अ ह्यूज लॉस ऑन द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हु इज डीलिंग विद दैट पार्टी. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द मार्केट रिस्क. जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक अगर आपका बिजनेस है तो मार्केट कंडीशंस अफेक्ट योर बिजनेस. सिमिलरली देर इज अ ग्रेटर स्कोप दैट मार्केट विल अफेक्ट योर बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे मार्केट आपकी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, मार्केट आपकी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट है. So thereby changes in the market condition, demand and supply forces में changes होते हैं which again impose a greater risk on the business. So there is a high risk of competition in the international business. Since आप internationally deal कर रहे हो तो the level of competition would always be high. एंड डेफिनेटली देयर विल बी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिसके साथ आपको कोप अप करना पड़ेगा. कोई नई इन्वेंशन आ गई, कोई नई टेक्निक आ गई, सो आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा. सो दैट इज अगेन एन एडिशनल रिस्क विच यू फेस इन दी इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज मार्केट आपकी अब बहुत बड़ी है. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिस्क. सी ट्रांसपोर्ट रिस्क में व्हाट इज द कंसेप्ट कि यहाँ पर आपको गुड शिप करवाने पड़ते हैं either by your airways or by your sea route, जहाँ पर ज़्यादा chances हैं कि रास्ते में there are certain problems related to there is a damage of your good or there is some pilferage, there is some delay, there is some you lost your goods on the way. So that is the concept of the transportation risk. So see what is being mentioned here is
goods have to be dispatched by sea route or airways, and there is a chances of damage, delay or theft. And last is the risk of the culture, that is cultural risk. कल्चरल रिस्क के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर मैकडोनल्ड्स का अगर हम एग्जांपल लें तो मैकडोनल्ड्स के केस में आप बीफ इज़ अ वेरी कॉमन कंसेप्ट अब्रॉड बट इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल इन केस ऑफ इंडिया. सो मैकडोनल्ड ने पहले भी एंटर किया था हमारी कंट्री के अंदर बट इट डज नॉट सर्वाइव. सो इट री एंटर्ड इन टू द मार्केट विद द कस्टमाइज्ड मेन्यू whereby he customized as per the taste and preferences, culture, religious beliefs of the customers. Example, having the aloo tikki burger, you will never find it abroad. सो यहाँ पर वो बीफ के बर्गर्स या बीफ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल. सो दैट इज़ बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द कल्चरल रिस्क. अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ के रिलीजियस बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करो सो दैट यू डू नॉट हर्ट देम. इफ़ यू हर्ट इट यू कैन एंटर इन टू सम ट्रबल. ठीक है. सो देयर लैंग्वेज बैरियर्स हैं. वैल्यू ऑफ टाइम ऑल्सो डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया, देर इज लेस वैल्यू ऑफ टाइम. आप थोड़ा बहुत डिले भी कर दोगे तो चलेगा, बट इन सम अदर कंट्रीज वेस्टर्न कल्चर में दे हैव मोर वैल्यू फॉर टाइम. सो इफ देर इज सर्टेन टाइप ऑफ डिले यू कैन लूज ऑल योर कंसाइनमेंट और योर डील. कस्टम के चेंजेस हैं. लाइफस्टाइल वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सो दैट इम्पोजेस द कल्चरल रिस्क इन केस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. Then next is the concept of the insurance of the international business risk. See, हमने लास्ट वीडियो में भी अंडरस्टैंड करा था कि देर आर सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क. जो कुछ तो रिस्क आपके क्या होते हैं, इंश्योरेबल होते हैं, और कुछ रिस्क आपके क्या होते हैं, वो नॉन इंश्योरेबल होते हैं. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क कि उनकी इंश्योरेंस हम कैसे करवा सकते हैं. सी, जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो कवर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द फ्यू रिस्क, बट वो सारे के सारे जो इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो सारे रिस्क को जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है. कैसे रिस्क, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन बायर आपका इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पॉलिटिकल रिस्क है जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से होता है, एक्सचेंज रिस्क हो गया, ऐसे रिस्क जो है वो आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है. सो इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए पर्टिकुलरली आपके एक अलग से कॉरपोरेशन है, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC. ये कवर करती है क्रेडिट रिस्क एक्सपोर्टर्स का. कब सेटअप हुई थी, इन 1964, and it covers both commercial and the political risk. So commercial risk कौन कौन से, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फॉरेन बायर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर गुड्स एक्सेप्ट करने के बाद उसने पेमेंट नहीं करी, सो दीज आर द कमर्शियल रिस्क विच आर बीइंग कवर्ड बाय द ECGC. So that is first insolvency of the foreign buyer and second is the payment default for the accepted goods. एंड नेक्स्ट इट ऑल्सो कवर्स सर्टेन पॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई जिसकी वजह से आपका कंसाइनमेंट रुक गया, लाइसेंसिंग से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ गए, कैंसिल हो गया लाइसेंस, या फिर कोई न्यू रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज आ गई रिलेटेड टू लाइसेंस, एंड एडिशनल ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस चार्जेस. जैसे ट्रांसपोर्ट रिस्क को कवर करने के लिए भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज ECGC. So thereby next concept is risk not covered by ECGC. कौन कौन से रिस्क जो है वो ECGC कवर नहीं करता. क्वालिटी डिस्प्यूट, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स को सेंड किया है, आपकी ही क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है जिसकी वजह से यू आर सफरिंग सम लॉसेस और द बायर इज नॉट एक्सेप्टिंग द गुड. उस गुड को ऑब्वियसली ECGC कवर नहीं करेगा बिकॉज यू आर एट योर फॉल्ट. Second is the losses due to causes
इनहेरेंट इन नेचर ऑफ द गुड. फॉर एग्जाम्पल कोई नेचर ऑफ गुड ही ऐसा है जिसकी वजह से देर आर सर्टेन लॉसेज विच आर इनएविटेबल, विच आर सर्टेन टू हैपन. फॉर एग्जाम्पल सीमेंट के केस में देर इज डेफिनेटली द केस कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज ज़रूर होगी एंड देर विल बी सम लॉस ऑफ अमाउंट. सो सच थिंग्स और सच लॉसेज आर नॉट कवर्ड बाय ECGC. कोई पेरिशेबल आइटम है जिसकी पिल्फरेज हो गई, जो कि आपका इन द वे ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन वो खराब हो गया, तो वो ECGC कवर नहीं करेगा. एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो एक्सचेंज रेट रिस्क होता है, वो अगेन ECGC आपका कवर नहीं करता. एंड इन एडिशन टू इट, all those risks which can be covered by a general insurance company will not be covered by the ECGC. Now if we talk about the functions of ECGC, तो जनरली अगर वो इसके ECGC के एरिया और बाउंड्रीज में आता है एंड द रिस्क विच इज़ बीइंग कवर्ड बाय ECGC, तो ECGC उसका 90 to 95% का कवरेज देता है. That means it pays the exporter 90 to 95% of the loss caused by the political and commercial risk as discussed earlier. Second is that it gives protection against the failure to recover dues from the importers in foreign countries, meaning that अगर कोई भी पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ड्यूज आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कौन देता है आपको? ECGC. नेक्स्ट, ये गारंटी देता है किससे रिलेटेड? विद रिगार्ड टू द गुड्स एक्सपोर्टेड. फॉर एग्जाम्पल जब आप फॉरेन ट्रेड में एंटर करते हो और कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस. तो एक बीच में एक इंटरमीडियरी चाहिए होता है जो गारंटी ले कि आपकी गुड्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी है. तो वो गारंटी कौन प्रोवाइड करता है? ECGC प्रोवाइड करता है. देन अगर आपको एक्सटर्नल ट्रेड के लिए कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगेन लोन की गारंटी भी कौन प्रोवाइड करता है? ECGC. जो लोन आप कहाँ से ले सकते हो? कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. एंड लास्ट, इन एडिशन टू ऑल दीज पॉइंट, ये आपको हेल्प और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है रिसर्च करने के लिए और पब्लिसिटी इन दी फॉरेन कंट्रीज. सो असिस्टेंस इन मार्केट रिसर्च एंड पब्लिसिटी इन फॉरेन कंट्रीज. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. Today we have understood that what is the concept of international business risk, what are the various types of risk which are involved in the international trade, and how we can cover up with the way of the insurance, that is ECGC. So take good care of yourself. I hope you have liked the video. Subscribe to the channel for a series of videos that we have done in the past or we are going to do it. Bye bye.